प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस में अभी तक हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम कर चुके हैं और डायमेंशन थ्योरम कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये हमें बताता है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस जरूर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और डायमेंशन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के दो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हुए हम एक नए थ्योरम पे पहुंचे हैं और वो थ्योरम हमसे ये कहता है, आज हम लोगों को बेसिकली कई सारे थ्योरम्स करने हैं और आज ही इसी लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। दैट्स वाई कई सारे थ्योरम्स ऐसे होंगे जिनके प्रूफ्स को मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताऊंगा या फिर केवल ओरली समझा दूंगा और उन प्रूफ्स को आप आसानी से समझ पाएंगे और अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे अपने रेफरेंस बुक की मदद से, क्योंकि अब आप काफी कुछ वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल अप्रोच बन जाती है कि थ्योरम्स में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि काफी थ्योरम्स आप लोगों ने प्रूफ भी कर ली हैं अभी तक। सो व्हाट एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस FGV, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ बेसिस ऑफ V। सो इसी थ्योरम को एक और स्टेटमेंट से भी जाना जाता है। ये तो एक्सटेंशन थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है। इसी थ्योरम को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF इज आइदर अ बेसिस ऑफ V और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। यानी कि किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को या तो वो खुद ही बेसिस बन जाएगा या फिर उसे एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है, किसका, V का। और ये भी ध्यान रखिएगा कि V क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो आप सबसे पहले जो चीज इसमें प्रूफ करनी है उसके लिए क्या करेंगे, आप मैं ओरली बताता हूं आपको, जो जरूरत होगी वो यहां पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है। भाई सबसे पहले तो मान लो क्या, एक एस सेट मान लो α1 α2 डैश 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 αm, ठीक है ना। ये आपने αm मान लिया। क्या मान लिया है कि S एक m वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ठीक है ना। क्या है, सबसेट है ऑफ V। ओके, लेट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि n जो था वो फाइनाइटली जनरेटेड था उसका, तो उसका डायमेंशन आपने मान लिया कि n है। तो अगर n है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक बेसिस जरूर होगा। मान लीजिए कि वो बेसिस S डैश है और उसमें एलिमेंट्स है β1 β2 एंड डैश डैश βn, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिस है, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि बेसिस है कौन, ये बीटा, और ये है एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम एक सेट बनाते हैं S1। क्या बनाते हैं, S1, और उसमें हम लोग ये अल्फाज भी रख लेते हैं, ये बीटाज भी रख लेते हैं, यानी कि α1 α2 डैश डैश αm और β1 β2 एंड डैश डैश βn, ये हमने एलिमेंट्स यहां पर ले लिए। तो डेफिनेटली ये जो S1 है, इस S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें m प्लस n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, m प्लस एलिमेंट्स हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि β1 β2 βn बेसिस है किसका, इस वेक्टर स्पेस V का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अल्फास में से किसी भी अल्फा को आप इन बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कैन बी expressed as linear combination of betas। तो ये बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये जो S डैश है ये बेसिस है, S डैश इज बेसिस, तो दैट्स व्हाई आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्फा को आप बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कि S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ओके, तो अगर S1, एक्चुअल में ये सब हमने इसलिए बताया क्योंकि इसे लीनियरली डिपेंडेंट बताना था पहले, तो हमने S1 को क्या कह दिया, लीनियरली डिपेंडेंट कह दिया। अब जैसे ही कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो आप उसमें कोई वेक्टर ढूंढ सकते हैं जिसको कि उसके प्रीसीडिंग यानी कि उसके पूर्व के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है।
करेक्ट, लीनियरली डिपेंडेंट होने के कारण। और अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से वो वेक्टर कौन सा होगा, तो इनमें से वो वेक्टर जिसे उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है वो वेक्टर होगा इन बीटाज में से। अब आप पूछेंगे कि सर बीटाज में से ही क्यों होगा, कारण ये है कि बीटाज में से इसलिए होगा क्योंकि अल्फाज तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जब भी आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो उसके जो कोफिशिएंट है नॉर्मली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आप इसको तो लिख ही नहीं सकते हो, अल्फाज को तो लिख ही नहीं सकते हो क्या, उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, मतलब कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्फा एम को उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इनके ये रहे प्रीसीडिंग वेक्टर्स, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में तो भाई किसी न किसी अल्फा का जो कोफिशिएंट है वो तो नॉन जीरो करना पड़ेगा आपको, और उस स्थिति में ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आपने कहा है कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे नहीं लिख सकते हैं आप इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, आपको इन बीटाज में से ही लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ये तो बेसिस है और लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये भी है, लेकिन भाई जब दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कुछ ना कुछ में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो बीटाज हों ये इन अल्फाज में से ही कोई हों, तो हमारा काम है केवल उन बीटाज को हटा देना जो शायद किसी काम के नहीं है इस पर्टिकुलर सेट में। तो अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है और अल्फाज को उसकी प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो हम किसी ना किसी बीटा आई को लिखेंगे प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। और जैसे ही हम इस बीटा आई को इन वेक्टर्स उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम इस S1 में से उस बीटा आई को हटा देंगे, यानी कि S1 माइनस उस बीटा आई को आप हटा दीजिए, तो एक नया सेट बनेगा, कौन सा, S2। और इस S2 सेट में सारे के सारे अल्फा 2 से लेकर अल्फा m, और यहां पर कितने हो जाएंगे, ये बीटा 1, बीटा 2 डैश डैश, बीटा i माइनस 1, बीटा i प्लस 1 डैश डैश, बीटा m। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो m है, ये m जो है ये बेसिकली यहां पर दिस n इज ग्रेटर देन इक्वल m है ना, जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो सकता है किसी भी वेक्टर स्पेस में, वो उसका बेसिस हो सकता है, बाकी सब उससे छोटे ही होंगे। तो डेफिनेटली ये जो है वो छोटा होगा, किससे, इस बीटा से। तो आपने क्या कर दिया भाई, इस S1 में से एक बीटा आई हटा दिया है, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। डेफिनेटली जिस तरह से ये जो S1 था, ये S1 भी क्या कर रहा था, जनरेट कर रहा था V को, है ना, क्योंकि ये जनरेट अगर कर रहे हैं तो अगर आप उसमें थोड़े से और एलिमेंट्स भी मिला देंगे वेक्टर्स, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये भी जनरेट करेंगे S1 को, इनकी कोफिशिएंट्स आप 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से जैसे आपने ये लिया, ये वाला बनाया आपने, तो ये जो S2 है ये भी क्या करेगा, V को जनरेट करेगा। और अगर ये जो S2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यही बेसिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यही बेसिस बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट अगर हुआ तो फिर इसमें क्या किया जा सकेगा, फिर किसी बीटा को उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकेगा। और ऐसा आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आप एक ऐसी स्थिति में आएंगे कि इसमें से कितने बीटास गायब हो चुके होंगे, इसमें से n माइनस m बीटास क्या हो चुके होंगे, गायब हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे, n माइनस m बीटास इसमें से गायब हो चुके होंगे, बिकॉज अंत में इसमें उतने ही एलिमेंट्स बचेंगे जितना कि v का डायमेंशन है, यानी कि n एलिमेंट्स बचेंगे। सो इन बीटास में से n माइनस m बीटास गायब हो जाएंगे, तो इनमें से n माइनस m बीटास गायब हो गए, तो जो बचे हुए बीटास होंगे वो इस अल्फाज के साथ मिलके क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। और उस स्थिति में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस
एस में जो भी आखिरी में बचा हुआ सेट होगा इन n माइनस m बीटास को हटाने के बाद में, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी वेक्टर्स होंगे n, और वो जनरेट करेगा v का, और वही बेसिस होगा। क्योंकि किसी भी बेसिस में भले ही वो कोई और बेसिस हो, जो बेसिस आप मान के चल रहे हैं या स्टैंडर्ड बेसिस जो है उसके अलावा भी अगर कोई बेसिस होगा तो उसमें, और जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी कोई भी बेसिस आप बनाएं, चाहे इस लिनियरली डिपेंडेंट सेट को रखते हुए बनाएं चाहे किसी और को रखते हुए बनाएं, उसमें और जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है उसमें डायमेंशन है उतने ही एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी बेसिस में सेम होंगे। ये हम लोग डायमेंशन थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सो जो भी ये सेट बचेगा आखिरी में घटते 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 उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लास्ट में सेट बचेगा, सपोज वो Sn माइनस m सेट बचता है, तो उसमें होंगे सारे के सारे अल्फा डैश डैश अल्फा m, और उसमें होंगे बीटा 1 बीटा 2 और डैश डैश बीटा n माइनस m, क्योंकि n माइनस m बीटास को और इन m को जोड़ देंगे तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे, n वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये होगा लास्ट वाला सेट जो कि सुपर सेट होगा किसका, s का, यानी कि इसमें सारे के सारे अल्फाज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके बढ़ाकर, है ना, उसमें कुछ और नए एलिमेंट्स डालकर आप उसे बेसिस बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उतने ही होंगे जितना कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है। क्लियर हो गई बात? तो इस थ्योरम को मैंने आपको समझाया। इस थ्योरम को अपनी बुक में एक बार रीड आउट करिएगा, समझिएगा। हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में पढ़िएगा, और उसे अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब आते हैं हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके ऊपर, और उनमें भी इसी तरह से काम हमको करना है। मैं समझा दूंगा, प्रूफ आप लोग बनाएंगे अपनी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन समझकर, ठीक। नाउ बच्चों आइए जरा शॉर्ट में इन दो थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थ्योरम हमसे ये कहती हैं कि each set of n+1 or more vectors of finitely generated vector space VF of dimension n, that is important कि इसका डायमेंशन n है, is linearly dependent। यानी कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो उस वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट जिसमें n+1 वेक्टर्स हो या उससे ज्यादा हो, वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ जो है ना वो ओरली मैं आपको वैसे समझा देता हूं पूरा, कुछ नहीं करना है भाई। आप क्या करिए, आप एक सेट ले लीजिए इसके प्रूफ में, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना है, n है, ठीक, इसका डायमेंशन n है। तो सपोज दैट लेट आप एक सेट ले लीजिए जिसमें कि क्या हो, n+1 वेक्टर्स हो, क्या हो, n+1 वेक्टर्स हो। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो s है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये आपको प्रूफ करना है कि s इज व्हाट, s इज लीनियरली डिपेंडेंट। आप उल्टा मान लीजिए, लेट अस सपोज, क्या, लेट अस सपोज, हम उल्टा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। s क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर s लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटेंशन थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। और एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनली जनरेटेड वेक्टर स्पेस को आप एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके ऊपर एक्सटेंशन थ्योरम लगा देंगे, एक्सटेंशन थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे चल के ये एक सेट बनेगा S1 जिसमें कि n+1 प्लस मोर, यानी और n+1 से ज्यादा वेक्टर होंगे, मोर देन n+1 वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेसिस, ये क्या बनेगा, बेसिस बाय एक्सटेंशन थ्योरम। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि हमने डायमेंशन थ्योरम के थ्रू ये पढ़ रखा है कि किन्हीं भी दो बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इसका डायमेंशन n है तो
तो इसके किसी भी बेसिस में n से ज्यादा वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो माना था कि ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वास्तव में गलत था। इसका मतलब ये हो गया कि n+1 वेक्टर्स को रखने वाला सेट, ऐसे वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n हो, वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसमें हमने दो थ्योरम का यूज करा, एक तो एक्सटेंशन थ्योरम का यूज करा और इसमें हमने डायमेंशन थ्योरम का भी यूज करा, और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि गलत मान के हमने इसको सिद्ध किया है। क्योंकि गलत माना तो गलत रिजल्ट आया, तो इसका मतलब जो माना था वो गलत था और जो नहीं माना था वही सही था। तो ये थ्योरम आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम ये कहता है कि लेट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, यानी कि डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस v का वो n है, यानी उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन v फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ v। तो ये तो आसान है, मतलब लॉजिकल है, आसान है और है भी भाई यही। तो चलो आओ इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी उल्टा यानी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट एक सेट मान लीजिएगा जिसमें कि α1 α2 से लेकर αn ये वेक्टर्स होंगे और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो अगर ls इज इक्वल टू v, यानी कि ये जो ऐसे अगर v को जनरेट कर दे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था ही पहले से ही, आपने जनरेट भी करवा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि s इज बेसिस। ठीक है ना, s इज बेसिस। और अगर ls इज इक्वल टू v नहीं होगा तो फिर इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर लगा देना एक्सटेंशन थ्योरम। कौन सा थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम लगा देना। और एक्सटेंशन थ्योरम से क्या हो जाएगा कि इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। तो जो भी एक्सटेंशन के बाद में बेसिस बनेगा उसमें जो भी आपका s डैश बनेगा एक्सटेंशन के बाद, आफ्टर एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाइंग, तो उस s डैश में क्या होंगे, n प्लस वेक्टर्स होंगे, यानी मोर देन n वेक्टर्स होंगे। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात का कि भैया ये जो वेक्टर स्पेस था इसका डायमेंशन तो n था, तो इसके किसी भी बेसिस में n से ज्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस में n से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट था यही इसका बेसिस होगा और इसके ऊपर एक्सटेंशन थ्योरम नहीं अप्लाई किया जा सकता है। ये देखो ये है, लेकिन इसको आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा उल्टा मानते हुए। ठीक है ना, या तो भाई यही बेसिस बन जाएगा, जनरेट कर देगा v को, क्योंकि बेसिस बनने के लिए दो चीजें जरूरत होनी चाहिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और जनरेट करता हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है, तो अगर जनरेट कर दिया इसने v को तो यही बेसिस बन जाएगा, और नहीं किया तो इसके ऊपर एक्सटेंशन थ्योरम लगा दीजिए। एक्सटेंशन थ्योरम लगा देंगे तो गलत रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी को ही बेसिस लेना पड़ेगा और यही बेसिस बन जाएगा। यानी कि किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n हो, उसमें कोई भी अगर ऐसा सेट है n वेक्टर्स का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बनाया जा सकता है उस वेक्टर स्पेस के लिए, और वो बेसिस का काम कर देगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस में एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो। क्लियर? तो आपका यहां पर ये दो थ्योरम्स को हमने शॉर्ट में कंप्लीट करा। अब आइए जरा कुछ थ्योरम्स और बची हैं, उनके ऊपर भी जरा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखें। नाउ बच्चों आते हैं अब इन दो थ्योरम्स के ऊपर, और ये वाला जो थ्योरम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटे से थ्योरम के ऊपर आ जाते हैं जो कि अभी जो थ्योरम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के क्रम में है। सो व्हाट द थ्योरम सेज कि एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है। ठीक, ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है v, एंड S इज एनी सेट कंटेन n वेक्टर्स, और एक सेट है जिसमें n वेक्टर्स हैं, एंड जनरेट्स v, और वो v को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि S के अंदर α1 α2 से लेकर αn वेक्टर्स हैं और ls इज इक्वल टू v, और वो उसको जनरेट भी कर रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर
n वेक्टर्स हैं, डायमेंशन ऑफ v n है, और s जो है वो v को जनरेट भी कर रहा है, तो जो s है वो बेसिस होगा v का। सिंपल सी बात है। तो बेसिस होने के लिए दो चीजों की जरूरत है, क्या कि वो जनरेट करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो भाई जनरेट तो वो कर रहा है, उसने कह दिया, अब हमें केवल ये दिखाना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर s जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन प्रूफ इज कंप्लीट, प्रूफ इज कंप्लीट, राइट, कंप्लीट। और अगर s जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है ना, अगर s जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर होगा जिसको उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। मतलब कि आप इस सेट को जिसमें कि n वेक्टर्स थे, इसको कम करते हुए s1 बनाना, इसमें होंगे n-1 वेक्टर, फिर इसको s2 बनाना, इसमें होंगे n-2 वेक्टर, और ऐसे आप घटाते जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आप ऐसा कर देंगे तो इसमें जितने भी वेक्टर्स बचेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आखिरी में एक ही वेक्टर बचेगा और क्या, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और वो v को जनरेट भी करेगा। लेकिन ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n है, उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा बराबर होते हैं या n होंगे। तो अगर उसका बेसिस n है तो उसके डायमेंशन, उसके बेसिस में हमेशा n एलिमेंट्स ही होंगे। लेकिन यहां पर जो आप उसका बेसिस बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n से कम हो गए हैं। कम हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए ये जो सेट है जो कि v को जनरेट कर रहा था, जिसका कि डायमेंशन n था, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही। मतलब देखो, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेट कर रहा है। तो अगर इन तीन में से दो चीजें एक जैसी हैं, तो तीसरी चीज अपने आप उसको फॉलो करेगी। यानी n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, n वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो वो उसको जनरेट करेगा ही करेगा। और अगर n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, एक सेट है n वेक्टर्स का जो उसको जनरेट कर रहा है, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। सो दिस कंक्लूड्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब आते हैं जरा इस थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम ये कहता है कि लेट s इज इक्वल्स टू α1 α2 αn बी बेसिस ऑफ vf विथ डायमेंशन v, और ये इसका बेसिस है। vf का डायमेंशन है n, ओके, दिख ही रहा है कि उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। और कोई भी जो वेक्टर है v का, उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है अल्फा इज इक्वल्स टू a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस डैश डैश an αn। मतलब जो बेसिस में एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। यूनिकली हमें प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि वो यूनिक है, तो आप मान लो कि वो यूनिक नहीं है। मतलब मान लो कि उसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो दिया है लिख देना कि लेट vf is a finite dimensional vector space, dimension of v is equals to n, s is the basis of this one, ठीक है ना, and alpha belongs to v. Let us suppose that alpha can be expressed by two ways, मतलब उसे दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? alpha is equals to a1 alpha1 a2 alpha2 प्लस डैश an alpha n, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप मान लो b1 alpha1 प्लस b2 alpha2 प्लस डैश डैश bn alpha n, ठीक। और ये दोनों एक ही एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इनकी LHS बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 alpha1 a2 alpha2 प्लस डैश डैश an alpha n इज इक्वल्स टू होगा b1 beta1 b2 beta2 n प्लस डैश डैश bn beta n, bn beta n, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? अब दिस इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी यहां पर बीटा वन नहीं आएगा, सब जगह अल्फा ही आएगा ना भाई, क्योंकि बेसिस तो सेम है ना दोनों के लिए। सो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n, इन सबको इधर लेके आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर a1 माइनस b1 अल्फा 1,
फिर a2 माइनस b2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an माइनस bn और ये अल्फा n इज इक्वल्स टू 0। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और इक्वल टू 0 है ना, और अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, और ये जो अल्फाज हैं ये क्या है, बेसिकली ये हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि एस इज बेसिस एंड देयरफॉर दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अल्फाज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश an माइनस bn इज इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो सारे स्केलर्स को ही 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 डैश डैश an बराबर bn। तो इसका मतलब ये जो आपने अलग अलग माना था ना, ये अलग अलग नहीं है, वास्तव में ये जो स्केलर्स हैं ये एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही हैं, ठीक। इट मींस किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी वेक्टर को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है, या वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक होता है, उसके अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में 2 से लगभग 2, 4 और 5 थ्योरम्स को आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि ये जो डिस्कशन है आपके लिए लाभदायक होगा और आप इन थ्योरम्स का अपनी भाषा में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, उस भाषा में प्रूफ बना पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को समझिए और अपनी बुक्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है नॉलेज गेन करने का। अगर आप मीडियम से परेशान होते रहेंगे कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज कोई सी भी हो, थोड़े दिनों तक आपको परेशान करेगी, लेकिन फिर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। नाउ बच्चों, 5 थ्योरम्स कंप्लीट करने के बाद में आते हैं अब इन 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। ये जो 2 थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट भी हैं और इनका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ूंगा कंप्लीटली, बस आपको समझा के जाऊंगा कि इनमें करना क्या है बेसिकली। सो लुक एट दैट, 2 थ्योरम्स हैं और बाय नेम थ्योरम्स हैं। एक है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस और दूसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। ये थ्योरम हमसे ये कहता है, पहला वाला जो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस है, कि अगर आपके पास में कोई वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है और w उसका एक प्रॉपर सब स्पेस है, ठीक है ना, एक सब स्पेस है, तो जो w का डायमेंशन है वो हमेशा n से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब कि जो w का डायमेंशन है वो v के डायमेंशन से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूं कि इनमें करना क्या है। बेसिकली भाई आपको दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू कितना है, n है, तो इसका मतलब ये हो गया डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू कितना है, यहां पे डायमेंशन आएगा इज इक्वल टू n है, और w क्या है, इसका एक सब स्पेस है, इट इज द सब स्पेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि w के अंदर अगर कोई भी आप सेट लेंगे वेक्टर्स का, ठीक है ना, और वो बड़े से बड़ा सेट हो, बड़े से बड़े सेट हो और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का हो, तो आप उस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट ले सकते हैं w के अंदर, उसमें हमेशा क्या होंगे, उसमें हमेशा n से कम एलिमेंट्स होंगे। अब आप कहेंगे कि सर क्यों होंगे, क्योंकि भाई w सब स्पेस है v का। अगर आप ये कह रहे हैं कि w के अंदर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर n+1 इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो भाई ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n हो, उसमें n+1 वेक्टर्स वाला कोई भी जो सेट होगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि w के अंदर भी भाई v के वेक्टर्स है ना, तो w के अंदर भी अगर आप कोई सबसेट लेंगे वेक्टर्स का, है ना, तो उसमें n+1 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि w के अंदर जो भी मैक्सिमम वेक्टर्स विथ लीनियरली इंडिपेंडेंट लिए जा सकते हैं,
वो जो होंगे वो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m होंगे, और ये जो m होगा हमेशा n से क्या होगा, छोटा होगा। इट मींस ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी संख्या n से छोटी है, क्योंकि हमने देखा कि बराबर ले सकते हैं वो चल जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जो हो सकते हैं m वो n के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। तो दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्या? दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हमें केवल ये दिखाना है कि ये जो सेट है ये क्या कर रहा है, ये W को जनरेट भी कर रहा है। क्योंकि अगर हमने ये दिखा दिया कि ये W को जनरेट कर रहा है तो भाई S W को जनरेट कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इस शर्त का पालन करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू M हो जाएगा और M इज लेस देन इक्वल N। यही आपको प्रूव करना था। अब ये जो S है ये W को जनरेट कर रहा है, इसे दिखाने के लिए क्या करोगे, एक कोई अल्फा ले लेना W का, ठीक है ना, और ये आपने W का कोई एलिमेंट ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक S1 सेट बनाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n सॉरी अल्फा m एलिमेंट्स का, और यहां पर ले लेंगे अल्फा। अब तो भाई ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था इसमें आपने एक वेक्टर और जोड़ दिया, ये W का ही है, तो ये एक अल्फा हो गया। तो ये जो S1 सेट हो जाएगा ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। आई रिपीट, आपने को केवल ये दिखाना है कि जो W है वो S से जनरेट हो रहा है। तो आपने एक एलिमेंट लिया W का और उसको इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में मिला दिया, तो एक ये सेट बन गया। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था और ये एक नया सेट बना दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन गया है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर आप ढूंढ सकते हैं जिसको उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वो इन अल्फा आईज में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो अल्फा आई हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि उस वेक्टर को हर स्थिति में अल्फा को ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा को हम a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा के प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट ऑफ W को हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो S था वो W को जनरेट कर रहा है और S W को जनरेट कर रहा है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट था। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ इसका मतलब ये हो गया कि जो S है वो बेसिस बन जाएगा किसके लिए? W के लिए। और क्योंकि उसमें m एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m हो गया, जो कि क्या है? n से छोटा है, जिसको कि हम शुरुआत में ही लेके चले थे। राइट तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ सब स्पेस थ्योरम को आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी लैंग्वेज में अपनी बुक से देखकर अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इतनी थ्योरम्स पढ़ ली हैं आपने वेक्टर स्पेस में कि अब आपको बुक आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई भी प्रूफ आप समझ सकते हैं, आप इतने बड़े मैथमेटिशियन बन गए वेक्टर स्पेस के केस में। और एक लास्ट थ्योरम, ठीक है ना, इसके बाद में फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा जिसमें कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या था, हमको डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस और क्वोशिएंट सब स्पेस का डायमेंशन फाइंड करना था। तो इनके बाद में हम फिर उन थ्योरम्स के ऊपर आ जाएंगे आसानी से। अब एक थ्योरम और बचा है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। अब ये थ्योरम क्या कहता है, पहले इस चीज को समझिए। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन है n, क्या है? डायमेंशन है इसका n, और एक W1 सब स्पेस है, W1 एक सब स्पेस है V का, ऑफ V, और डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू m है, एंड दिस m इज लेस देन n। मतलब W1 का डायमेंशन m है, V का डायमेंशन n है, और जो m है वो n से छोटा है। देन थ्योरम ये कहता है, देन देयर एग्जिस्ट अ सब स्पेस ऑफ V, देयर एग्जिस्ट अ सब स्पेस
W2 of V such that dimension of W2 is equals to n minus m। ठीक है ना, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और W इज इक्वल्स टू और V इज इक्वल्स टू W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। मतलब थ्योरम ये कहती है कि आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, एक W1 सब स्पेस है जिसका डायमेंशन m है जो कि n से छोटा है। तो थ्योरम ये कहती है कि फिर ऐसी स्थिति में आपको एक सब स्पेस और मिल जाएगा V का ही, जिसका डायमेंशन n माइनस m होगा। क्या होगा? n माइनस m। इसका मतलब अगर ये 5 है, n बराबर 5 है और m बराबर 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n माइनस m यानी कि 2 डायमेंशन का आपको एक और वेक्टर सब स्पेस V का मिल जाएगा। ठीक, ये थ्योरम कहती है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत आसान सा काम है बच्चों। क्या करना? सबसे पहले तो क्या कहते हैं, जो W1 है उसका एक बेसिस बना देना, W1 का एक बेसिस बना देना। ये इसका बेसिस बना दिया आपने, ठीक है, बेसिस बना दिया क्योंकि इसमें m एलिमेंट्स थे, तो इस S में जो है m एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट्स। फिर आप V का एक बेसिस बना देना, ठीक है ना। अब क्योंकि जो W है वो V का ही क्या है, सब स्पेस है, और ये ऑलरेडी इसका बेसिस और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो इसको एक्सटेंड करके आप V का बेसिस बना सकते हो। तो एक S1 बना लेना जिसमें कि कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस S में अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m एलिमेंट्स थे, तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m, फिर अल्फा m प्लस 1 डैश डैश अल्फा n। मतलब क्योंकि इसका डायमेंशन n था तो इसके बेसिस में m एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? m एलिमेंट्स हो जाएंगे। और W1 के बेसिस में तो ऑलरेडी m एलिमेंट्स थे। ठीक, अब आपको करना ये है, अब आपको ये करना है कि इस S1 का एक सबसेट लेना है आपको S2, जो कि ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, है ना, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ओके, क्योंकि बेसिस है V का, तो इसका कोई भी आप सबसेट लेंगे वो भी क्या होगा, अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो एक S2 सबसेट बनाइएगा जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n माइनस m वेक्टर्स हों। कितने वेक्टर्स हों? n माइनस m वेक्टर्स हों। और अब दिखा दीजिएगा कि ये जो S2 है ये एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है जो कि जनरेट करता है किसको? W2 को। सो दिस S2 विल जनरेट W2, ये आपको दिखाना है। और ये जो W2 है इसका डायमेंशन n माइनस n है और ये W2 को जनरेट करता है। ये दिखाने के लिए आप केवल ये दिखाइएगा कि V इज इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, केवल ये दिखा दीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट। ये दो चीजें दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई W2 एक सब स्पेस है जो कि S2 से जनरेट हो रहा है और जिसमें n माइनस m वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि W1 और W2 का जब आप डायरेक्ट सम करेंगे तो आपको V मिल जाना चाहिए। और डायरेक्ट सम तभी होगा जब V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 हो जाए और W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो जाए। तो इस थ्योरम में जो प्रूफ करना था वो इनडायरेक्ट वे में कहां पर आ गया? यहां पर आ गया कि W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V और W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0। और ये आप लोग प्रूफ कर चुके हैं। किसमें? ये आप प्रूफ कर चुके हैं जब आपने डायरेक्ट सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस पढ़ा होगा। ठीक, तो ये आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे। और नहीं भी तो जब आप अपनी बुक को देखेंगे, उसमें प्रूफ देखेंगे इस थ्योरम का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये भी आपकी एक थ्योरम हो गई। इस थ्योरम की प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो होता है उसके सब स्पेस अगर है और एक सब स्पेस का डायमेंशन पता हो तो दूसरे सब स्पेस का डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोनों थ्योरम्स के क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा अपनी बुक में। जब हम अगली
वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बच्चों तो आपके साथ में बात करेंगे डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस, और फिर अगला लेक्चर होगा हमारा डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट सब स्पेस। तो ये 2 लेक्चर और बचे हैं और इसके बाद में फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो इन थ्योरम्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। जिस भी मीडियम से आप पढ़ते हैं उस मीडियम की बुक को लेके पढ़िए, समझिए, गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है, अप्रोच समझ के अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।